पहलगाम नरसंहार को लेकर लगातार विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। आसिम मुनीर और हाफिज सईद बेनकाब हो चुके हैं और इस बीच एनआईए जांच में विस्फोटक खुलासा हुआ। दावा है कि हाफिज और मसूद के सपोले मुश्तक जरगर ने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से जिहादियों तक हथियार पहुंचाए हैं, कश्मीर में कत्लेआम करवाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। आसिम मुनीर, हाफिज सईद और आईएसआई को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए जांबाज सैनिकों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। एनआईए की टीम पहलगाम हमले की तह तक पहुंच रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि पहलगाम नरसंहार में अल उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर का अहम रोल है। जांच में पता चला है कि उसके गुर्गों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। जरगर के आदेश पर ही OGW ने लॉजिस्टिक मदद दी। ये वही जरगर है जिसे 1999 के कंधार हाईजैक की वारदात में मौलाना मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। जरगर जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर है। 2019 में हुए पुलवामा हमले में आरोपी भी है और फिलहाल वो पाकिस्तान में रह रहा है। 2023 में एनआईए ने जरगर के श्रीनगर वाले घर पर भी अटैक किया था। पाकिस्तान ने गुनाह किया है, जुल्म किया है और उस जुल्म की सजा भुगतने के लिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। जरगर हाफिज सईद, मसूद अजहर और असीम मुनीर तीनों का करीबी है। जरगर एंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। हम लोग उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हमारी सेना जाएगा, इजराइल जैसे पाकिस्तान का हालत किया, हमारी भारत के बहादुर सेना पाकिस्तान का हालत भी पैलेस्टाइन गाजा की तरफ कर देना चाहिए। हम लोग उस उम्मीद में वेट कर रहा हूँ। आतंक के सपोलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों में मदरसा छाप जिहादियों की भरमार है। इसके पीछे आर्मी चीफ असीम मुनीर की शैतानी खोपड़ी है। लेकिन मुनीर के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि मुनीर और उसके जिहादी आर्मी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस डिबेट में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अब्दुल सत्तार चौधरी, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, बहुत स्वागत करती हूँ अब्दुल जी आपका भी। अब अब्दुल जी, शुरुआत आपके ही साथ हम करते हैं इस डिबेट की, क्योंकि आपने हमारी रिपोर्ट भी सुनी होगी। कई लोगों के नाम सामने आ रखे हैं ताल्लुकात पाकिस्तान से, क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इंडियन मीडिया को और इंडियन इस किस्म के टॉक शोज को। सर आप एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें अफसोस है जो हुआ भारत में, जो कत्लेआम हुआ ना सर, उसको लेकर हमारा मन दुखी है। आप जैसे लोग तो एंजॉय करेंगे सर। आपकी बात शुरू से ही मुझे ऐसी लगी। काबिल मुजम्मत इक़दाम है। मैं अफसोस इस बात पे कर रहा हूँ कि एक इंडिया में वाकया हुआ है, वाकया नहीं हुआ है सर, कत्लेआम हुआ है। सबूत कोई आप बात कर रही हैं, वाकया हुआ है, एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा तो आप थोड़ी तो सिंपैथी दिखाइए, थोड़ा अगर मन इंसानियत तो दिखाइए थोड़ी। आपने उसको आसिम मुनीर से भी जोड़ दिया, हाफिज सईद से भी जोड़ दिया, मसूद तो आप इसको एंजॉय कर रही हैं, आप इसको एंजॉय कर रही हैं जी। चलिए ठीक है, आपसे उम्मीद भी यही है सर, आसिम मुनीर के साथ। ठीक है, आपसे उम्मीद भी यही है, रखिए अपनी बात। देखिए, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये मुश्ताक कौन है, उसका कैसे संबंध? ये तो आपसे पूछना चाहिए हमें। कहाँ इनको छिपा के बैठे हैं, कहाँ किस बिल में इनको छिपा के बैठे हैं, निकालिए और सौंपिए हमें। आपसे ही तो पूछ रहे हैं, कहाँ है हाफिज सईद? छिपा के बैठे हैं तो दीजिए हमें। जी मेरी बात सुनिए, कृष्णा जी मेरी बात सुनिए। 3:05 पर वहां पहलगाम में हमला होता है और 3:15 पर पहलगाम के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है। ये पूरा ब्लूप्रिंट आपका जो रॉ का स्क्रिप्ट था वो आउट हो चुका है। अब इस पे जितना मर्जी आप जोर लगाते जाएं कि इसमें फलां मुलव्वस है, इसमें मोदी मुलव्वस है और रॉ मुलव्वस है, इसके अलावा कोई तीसरा मुलव्वस नहीं है। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यकीन से, अच्छा। सबूत के साथ। आगे चलिए। तो जो ये वाकया आपके नजर में ये वाकया था,
हम भारतीयों का तो दिल दुखा है इससे सर। ये तो आपकी नजर में वाकया था जो हुआ, तो आपको क्या लगता है ताल्लुकात तो उससे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं ना? नो, जो इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, एक एमएलए को 2 जर्नलिस्ट जो हैं कश्मीरी उनको पकड़ के जेल में डाला, वो क्यों डाला है? उन्होंने यही सवाल उठाया है कि भाई आप हर बार पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगा देते हैं, कोई सॉलिड सबूत तो आप क्यों हमें कर ना रहे हैं सर दें, सीजफायर आप का अपनी उल्लंघन? पार्लियामान को ही क्यों पेश किया कर जा दें। रहा है सीजफायर का उल्लंघन? क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी आपको? अभी आपने इंट्रो में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक तनाजा खड़ा हो गया उस राफेल को लेके। आप इससे अंदाजा लगा लें कि सियासत जो कितनी गंदी चीज है कि अच्छा। हम कौमी मफादात को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके कांग्रेस के लोग वहां बैठ के बीजेपी को निशाना बना रहे हैं कि बीजेपी खुद हमले करवाती है और इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देती हो। बताइए तो विनोद आप दत्ता जी पाकिस्तान क्या को कैसे जवाब इल्जाम देंगे? दे सकते हैं? विनोद पहले आप दत्ता क्लियर जी तो करें कि पाकिस्तान यहाँ मुलव्विस है। ये फोटो इनको एविडेंस पिछले 5 चाहिए सालों से सर, जेल में इनको है। एविडेंस आप चाहिए, लोग इनको उसको थोड़ा सा ऐसे सबूत दर्दों का दीजिए। सरगुना बना के बैठे हुए। विनोद दत्ता जी, इनको एविडेंस चाहिए कि इनका ये कहना है कि ये तो राजनीति के चक्कर में ये सब हुआ, ये तो एंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो वाकया हुआ है, अब इनको समझाइए कि ये वाकया है कि क्या है। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और खासकर उन कश्मीरियों के लिए जिनकी रोजी रोटी, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म करीब 5 या 6 गुना बढ़ गया था गुज़िस्ता सालों को देखते हुए, और वादी कश्मीर में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, वहाँ का जो यूथ है उसको मतलब जॉब्स मिल रहे थे, सनत वहाँ काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कर रही थी। तो ये सब चीज़ पुरअमन तरीके से हो रहा था, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो त्रासदी हुई है, उसमें एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि इसमें पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसके एविडेंस उनके पास हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राष्ट्र या कोई भी मुल्क इतना बड़ा फैसला नहीं लेगा इस केवल हेयरते पे, इसीलिए इतना समय लिया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो आपका एविडेंस है उसको कोरॉबरेट किया जाए, उसको डबली इंश्योर किया जाए और तब जाके उसको जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां भी रखा जाए और फिर पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाए। अब पाकिस्तान में आप ये देखिए, पाकिस्तान तो मानने को कुछ तैयार है ही नहीं। आप कारगिल उसमें मैं था, उस वॉर में कारगिल में आपने अपने सैनिकों को नहीं एक्सेप्ट किया। आपने 1948 में आपके जो रादर कर रहे थे उनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो फौजी थे बिल्कुल, उनको वर्दी पहना के भेज दिया गया। तो भारत ने जिस तरह से ये बताया है कि साहब इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि मतलब लोगों ने इसकी तवक्को नहीं की थी, और भारत ने हर बार इस तरह का जवाब दिया है। आपने देखिए 1948 में आपने कभी तवक्को नहीं की थी कि महाराजा हरि सिंह भारत में मिल जाएंगे, तब जाके भारत ने सेना भेजी। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, ये तवक्को नहीं की थी पाकिस्तान ने। तो वही मंजर अब सामने अनफोल्ड होता जा रहा है और भारत ने कई मौके दिए। भारत हमेशा अपने जो हमसाया मुल्क है उनकी रेस्पेक्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने साफ कहा है कि जब तक कश्मीर में खून बहेगा दरियाए सिंध का पानी नहीं बहेगा उस तरफ। अब्दुल सत्तार जी, सुन लिया आपने, सवाल का जवाब मिल गया सर? जी, मैं सुन लिया। अभी ढाका यूनिवर्सिटी में मोदी साहब कुछ अर्सा पहले तकरीर कर रहे थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि जो 71 में बांग्लादेश की अलहदगी में हमारा पूरा रोल था उसमें। अब मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे तो क्या ये किसी एक सॉवरन मुल्क को किसी दूसरे सॉवरन मुल्क के मामलात में मदाखलत करने का हक है? और अगर हक नहीं है तो वो ये जो दावा कर रहे हैं ये तो आलमी कवानीन के मुताबिक तो एक फर्द जुर्म है जो खुद अपने ऊपर वो आयद कर रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का दोस्त तो कभी भी नहीं रहा, कभी क्लेम भी नहीं किया इंडिया ने कि पाकिस्तान उसका दोस्त मुल्क है। इंडिया हमेशा से साजिशें करता रहा है और आज तक कर रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ देख रहा है, होती हैं, इंडिया साजिशें कर रहे हैं सर। अरे अब्दुल सत्तार जी, अगर ये आपके साथ हुआ होता, आपके मुल्क के साथ हुआ होता तो आप ऐसे ही एंजॉय करते, आपका खून नहीं खोलता। कैसे आप कह सकते हैं? अभी तो कुछ हुआ नहीं है सर, और आप कह रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे। थोड़ा तो समझिए। नेटवर्किंग ही कर रहा था दहशतगर्दों की। आपके ख्याल में कलभूषण यादव यहाँ
जो क्वेटा में मौजूद था, वो दहशतगर्दी की नेटवर्किंग ही कर रहा था। अच्छा। अभी पिछले महीने और जेलर से एक बंदा जो पकड़ा आए गया, दिन भारत से जो गिरफ्तारियां एक- हो रही हैं, एक- जो इंफॉर्मेशन भारत से टेलीफोन कॉल पे पाकिस्तान उसको पहुंचा रहे हैं, वो पैसे कौन है भेज सर? रहा है। ये लोग कहां से आए? इनको भी तो आपके यहां से कौन? भेजा गया है ना कि भारत की खुफिया जानकारी दी जाए। आए दिन एटीएस कार्रवाई कर रखी है, आए दिन एनआईए की तरफ से दबिश दी जा रही है। ये जो आपने भारत में स्लीपर सेल बना के रखे हैं ना, जिसके जरिए पाकिस्तान में जानकारी दे रही है, तो इसका फिर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे भी तो एक अलग करिश्मा नेटवर्क जी, चला रखे हैं आप लोग। करिश्मा जी, आप मेरी बात सुनिए। 7 लाख इंडियन फौज इस वक्त वादी में मौजूद है, और अगर पाकिस्तानी फौज के वहां या आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो ये तो खुद उस 7 लाख फौज की नाअहली है कि उनकी मौजूदगी के बावजूद वहां स्लीपर सेल बने हुए हैं। ये ऐसे ना करें, ऐसे नहीं होता। एक तरफ मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल के एक प्रोग्राम में एक मौलवी साहब बिठाए हुए थे, उन्होंने रिजवी साहब मेरे साथ, और एंकर उनसे सवाल पूछ रहा है कि जी ये बताएं कि इंडिया ने जंगी तैयारी कैसे की हुई है। अब मुझे बताएं, एक मौलवी बताएगा कि इंडिया ने तैयारी कैसी की हुई है? फौज अरे की तैयारी आपकी तो कोई आर्मी तो सर आप ब्रिगेडियर लोगों को बताएगा, जैसे कोई चला जनरल रही है, रिटायर्ड बताएगा। आपको भी पता है कि मतलब आपकी इस आर्मी तरह ने नहीं क्या होता, आपका हाल किया इस हुआ तरह है। नहीं होता। आप खुद ही अब परेशान आपको हैं। बड़े हो आप जाना चाहिए, पत्रकार बालिग हैं, हो आप जाना खुद ही चाहिए। जानते हैं जो पाकिस्तान वहां के हालात वादी में क्या है। 7 लाख फौज बैठी है, उनकी मौजूदगी में भी अगर स्लीपर सेल आईएसआई चला रही है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई फिर। और आप लोग ये उनको वहां एक्टिवेट कर मौजूदा रहे कश्मीर में हैं, वो पाकिस्तान कश्मीरी उसको हैं एक्टिवेट कर जो रहा है। अपनी नस्ल कशी से मजबूर होकर उन्होंने हथियार उठाए हैं। यहाँ कोई बाहर से बंदा नहीं आता, कश्मीरी खुद वहां जिहाद कर रहे हैं, कश्मीरी खुद लड़ रहे हैं अपना वतन बचाने के लिए। अच्छा, आप असल में बिल्कुल। सर आप और- लोगों को कश्मीर का टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा था, कश्मीर में घाटी में शांति थी, वो पसंद नहीं आया। आपने सोचा शांति कैसे नहीं, बहाल नहीं, हो रही है, नहीं, नहीं, तो वो चलिए बिल्कुल कश्मीरी हम खुद अपने भी सेल को चाहते हैं एक्टिव कि- करते हैं देखिए, और उसके करिश्मा बाद जी, ऐसे करते हैं हमले। मैं- जी करिश्मा जी, मैं मुसलमान हूं, फिर मैं जर्नलिस्ट हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारा मजहब कभी भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। अगर कोई दहशतगर्द है, अगर वो मुसलमान है, मैं उसको मुसलमान ही नहीं मानता। अगर दहशतगर्दी करेगा, किसी की नाहक जान तो लेगा, तो आप मेरी नजर में वो निंदा करते मुसलमान हैं ना नहीं इस है। घटनाक्रम की, आप है? निंदा करते हैं ना इस और मैं- घटनाक्रम की, आप कहते हैं ना गलत हुआ, मैं तो धर्म पूछा गया मैं तो पहले धर्म दिन इस पूछा बात गया की है, फिर मजम्मत मारा करता गया हूं, है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ जी। वो बिल्कुल गलत हुआ है। जिन्होंने भी किया उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। और अगर लेकिन इसके संबंध लिए- पाकिस्तान से हो, अगर ये प्रूफ इसके हो लिए जाए, तहकीकात प्रूफ होनी हो चाहिए। चुका है, इसके लिए तहकीकात हो रही है होनी सर, चाहिए। तहकीकात हो रही है, जब ये सबके सामने रखा जाएगा, इसके बाद आपने तो साफ तौर से कह दिया कि अगर जिसने भी किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, फिर आप तैयार होंगे अपने बिल्कुल आतंकियों को होनी हमें सौंपने के लिए? मैं आप इसके लिए तैयार तैयार होंगे हूं। अपने आतंकियों को हमें सौंपने के लिए? तैयार बिल्कुल, होंगे? आतंकी अगर उसमें आप ठीक है। साबित कर दें कि ये आतंकी जो है उसमें ठीक इन्वॉल्व है, तो हम उसको साबित ठीक है। हवाले करने के लिए ठीक भी है, तैयार हैं। हमें हवाले करेंगे। ठीक है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। नो दत्ता जी, अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, अब शांति तो कायम नहीं हो सकती सर। संदेश भारत ने भी साफ दे दिया है कि खून जो बहा है, हालांकि अभी इनको प्रूफ चाहिए कि पाकिस्तान इससे जुड़ा हुआ है, प्रूफ की अभी एविडेंस की जरूरत है। अब आगे किस तरीके से देखा जाए इन रिश्तों को? जी देखिए, भारत ने कई मौके दिए पाकिस्तान को, कई बार उसको आगाह किया, कई बार उनको बताया कि भाई आप इसमें मतलब लिप्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उसको दरकिनार किया। भारत की खामोशी को उसने एक कमजोरी का दर्जा दिया, लेकिन भारत ने अब बिल्कुल ये प्रण कर लिया है कि साहब ये जो खून बहा है ये बिल्कुल जाया नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। दूसरी चीज, देखिए, विश्व के कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद के पीछे पड़े हुए हैं और वो आतंकवाद का खात्मा कराना चाहते हैं। इजराइल उनमें से एक है, अमेरिका उनमें से एक है। और इनके सियासतदानों ने भी ये कबूल किया है कि साहब 30-35 साल से ये यहाँ उनके कहने पे इस तरह की वारदातें कर रहे थे या उनको ये पनाह दे रहे थे। क्योंकि अब वो उनको पनाह दे रहे थे तो आज वही भस्मासुर बन के पाकिस्तान को डस रहे हैं। वही आप जो आपका हमसाया मुल्क है भारत, उसमें आप इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। क्योंकि आप बजाय इसके कि भारत के डेवलपमेंट का, भारत के एक रीजनल पावर होने का फायदा उठाए पाकिस्तान, आप उसे कंपटीशन में आ रखे हैं। भारत के साथ अगर आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो यकीनन तौर पे पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की है। लेकिन इस बार बिल्कुल मैसेजिंग साफ है और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दी है भारत ने कि साहब कोई इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक आतंकवाद को बिल्कुल खत्म न किया जाए। और देखिए, उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑलरेडी लगा दी हैं। इसके प्रभाव आप देखिए, आज ही बगलियार से जिस तरह से पानी
मतलब चिराग सूखती जा रही है। आने वाले 2 महीने काफी गर्मी के होने वाले हैं। ट्रेड पे पाबंदी लगाई गई है, पोस्टल इश्यूज पे पाबंदी लगाई गई है, एयर स्पेस को किया है, जिसमें मतलब अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर मलेशिया वगैरह आपके एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो या तो वाया चाइना जाएंगे या वो इंडियन ओशन में होते हुए जाएंगे। तो इससे करीब 5-6 गुना किराए में इजाफा हो जाएगा। तो जो देश माली एक बड़ी बदहाली से गुजर रहा है उसके लिए ये सस्टेन करना मुश्किल है। दूसरी चीज, जिस तरह से आपने ट्रुप डिप्लॉयमेंट किया है, जिस तरह से देखिए जब भी आपकी आर्मी, किसी भी देश की आर्मी कैंटोनमेंट से बाहर जाती है तो उसकी जो सस्टेनेंस है या मेंटेनेंस है वो काफी महंगी हो जाती है। अब जिस देश में आप मुझे बताइए एक्सरसाइज करने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, जिसमें आपने खुद अपना जो असला है वो यूक्रेन को भेज दिया था क्योंकि आपको पैसों की दरकार थी, और वो भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने रख लिया और उसको मतलब डिफेंस प्रोडक्शन में नहीं डाला गया। तो ये बताता है, और यूक्रेन आपको ऑलरेडी कंप्लेंट कर रहा है कि साहब वो जो एमिनेशन था वो खराब था या अंडर परफॉर्म कर रहा था। यही हाल आपकी एयरफोर्स का है। एयरफोर्स के भी तैयारी है जिनमें किसी में रडार काम नहीं कर रहा है, किसी में अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि भाई आतंकवाद पे बिल्कुल ये जितने भी इस तरह की तंजीमें वहां पनप रही हैं उन पे स्टेट की तरफ से एक्शन हो और भारत को वो हैंडओवर करें इनको, तब जाके भारत इस पे कुछ कंसिडरेशन कर सकता है। वरना भारत ने तो अपने पूरे जो इरादे हैं वो पूरी दुनिया को बता रखे हैं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल। अब्दुल सत्तार चौधरी जी, मैसेज यहाँ पे क्लियर है, स्पष्ट है। जब तक आतंक का साथ देंगे कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। अब क्योंकि कत्लेआम हुआ, खून की होली वहां पे खेली गई, तो अब यहाँ पे संदेश बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिया गया है, आप इन आतंकियों को हमें सौंप दीजिए, फिर इसके बाद भारत जिस तरीके से चलता है नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट, उसी तरीके से भारत चलेगा। आपको भी पता है कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। अगर देखा जाए जाए वकुवा जो है जहां पे फायरिंग का वाकया हुआ है वहां से करीब तरीन जो पाकिस्तानी बॉर्डर है ना वो 250 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्टिविटी हुई है तो ऑब्वियसली वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, कम से कम या हफ्ता पहले हुई होगी, तभी जाके बंदे वहां पहुंचे होंगे। या बताया जा रहा है बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उनको पूरी चीजों, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। जी मैं आपको मौका दे रही हूँ। जब यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन कश्मीरियों के घर में स्मार किए गए डाउटफुल कश्मीरियों के, कि जी ये इन्वॉल्व थे, शायद ये ISI के साथ लिंक्ड थे, ये फलां थे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। अजमल कसाब के वाकये के ऊपर पाकिस्तानी JIT वहां गई, उसको उस JIT से भी मिलने नहीं दिया गया जिस JIT ने अजमल कसाब की इन्वेस्टिगेशन की थी। ये है लेवल ऑफ इंटरेस्ट दोनों मुल्कों के बीच। अगर आप इन्वेस्टिगेशन खुद बता दें कि जी फलां मुजरिम है हमारे हवाले कर दें, तो आपके ख्याल में क्या ये मतलब किसी भी तरीके से ये एक आलमी कवानीन के मुताबिक होगा? आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व करें। उस वाकये की एक FIR पाकिस्तान में भी दर्ज हुई थी। अगर कोऑपरेशन की बात की जाए तो इससे ज्यादा कोऑपरेशन क्या हो सकता है? सर फिर हाफिज सईद के बारे में क्या कहेंगे? वो कहां पर है इंडिया में? तो हम उसको मानते हैं कि इंडिया में अगर गलत हुआ है, तो अगर पाकिस्तान में कोई अंसर इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट तो है ही, प्रूफ हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रूफ हो चुका है। अब तो ये आपको हिदायतें दी जा रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही सबूत दे रहा हूँ जो नेशनल लेवल पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने 3.5 घंटे की ब्रीफिंग दी है पिछले वीक में। उससे 1 दिन पहले मैं इसी चैनल के एक प्रोग्राम में था, मैंने बड़ी डिटेल से ये बात की थी कि जेलम से एक बंदा पकड़ा जाता है, उसको 6.5 लाख रुपए अमाउंट ट्रांसफर हुई है। एक मेजर उसको फोन करता है और वो उसको बता रहा है, वो ऑडियो कॉल सुनाई गई कि कोयटा से लेकर लाहौर तक हमारा नेटवर्क मौजूद है। ये वो नेटवर्क है जो कुलभूषण यादव यहाँ नेटवर्किंग कर रहा था। बात ये है कि अगर पाकिस्तान वहां बैठ के वहां दहशतगर्दी करवा रहा है, ये आपके बकौल, तो मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ। एक बंदा आपका हाजिर सर्विस नेवी का अफसर पकड़ा इधर से। विनोद दत्ता जी क्या जवाब देंगे? इसके अलावा जेलम में एक मर्डर हुआ जो टारगेट किलिंग हुई, और मैं टारगेट किलिंग तो कश्मीर में हो रही है ना सर, वहां पे तो धर्म पूछ के मारा जा रहा है ना। टारगेट किलिंग तो कश्मीर में हो रही है, और जिन कश्मीरियों की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इनको भड़काया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है, और यही वजह है कि ये जो आतंक मचा हुआ है। विनोद दत्ता जी जल्दी से आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, फिर मेरे को ब्रेक के लिए रुकना है। जी
देखिए, जिस तरह से आप एविडेंस प्लांट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ये देखिए, आपने सन 71 का वाकया किया कि साहब बांग्लादेश में भारत ने कराया। बांग्लादेश को विवश किसने किया? आपने वहां लूट मचा दी थी। जनरल टिक्का खान, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, वहां लोगों की जो खवातीन थी उनकी इज्जतों से लोगों ने खिलवाड़ किया। तो इस पे मजबूर हो गए लोगों ने पलायन हमारी तरफ करना शुरू किया। तो भारत ने उनकी मदद के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए तब ये कदम उठाया गया। दूसरी चीज, आप एविडेंस एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? आप बताइए, जाधव का जो केस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं है। अब किसी को भी आप मतलब उसमें लिप्त कर देंगे, दैट डजंट मीन दैट ही हैज बीन वर्किंग फॉर इंडिया। जो ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर। कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, तो वहां वो उसमें ही वाज एंगेज्ड इन दैट। और किसी को पकड़ के आप कहीं भी उसको कह सकते हैं कि साहब ये आईएसआई एजेंट है या ये है, दैट विल वर्क। और सर, अभी तो जानकारी ये भी मिली थी बीएसएफ के जवान वहां पर थे और गलती से जो बॉर्डर क्रॉस हुई थी, इसके बाद पाकिस्तान उनको देने से मना कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, जासूस है। और फिर जो भारत में है वो कौन है? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है। एलओसी पर बार बार सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। बहरहाल भारत भी अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।